तो हम लोग क्लास 8 को पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोग किसको पढ़ रहे थे? क्लास 8 को पढ़ रहे थे। सोशल साइंस का बुक था, ठीक है, जो एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। इसमें से हम लोग चैप्टर फर्स्ट को हम लोग देख रहे थे, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट जो था हमारा भारतीय संविधान, ठीक है। संविधान के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, ठीक है। यह आपका पार्ट 2 है, पार्ट सेकंड है, पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपने सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ लिया होगा, ठीक है। तो आइए बिना समय गवाए इसको क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण, ठीक है। भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। क्लियर है? चलिए, कह रहा है कि 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था वो क्या हो गया था, 20वीं सदी तक आते आते बहुत पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार दिया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। सभी राष्ट्रवादी जो है वह विचार देते थे कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्हें खुद नहीं बनाए थे, ठीक है। मतलब ब्रिटिश जब हम लोग जब गुलाम थे तो ब्रिटिश जो हमारे ऊपर नियम लगाता था और हम लोग बाध्य थे उसको मानने के लिए, तो वो नियम हम लोग खुद से नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। स्वतंत्र भारत को क्या होना चाहिए, मतलब एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, जनता का शासन होना चाहिए, जनता मालिक हो, ठीक है। किसी का गुलाम हम लोग नहीं हो, क्योंकि हम लोग गुलामी को देख चुके थे। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा, ठीक है। लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, समान नागरिक को समान, सभी नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा, ठीक है। सब कोई सरकार में क्या कर सकते हैं, अपना भागीदारी दिखा सकते हैं। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए, ठीक है। इतना बात तो हो गया, लेकिन अब क्या करना है कि ठीक है, भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे करेंगे और उसके कामकाज के नियम क्या होंगे, नियम क्या होगा। यह काम किसी एक आदमी के वश में नहीं था, ठीक है। भारत इतना बड़ा देश है, इसके लिए आपको संविधान तय करना है, तो यह किसी एक व्यक्ति का बस का बात नहीं था। 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया था, ठीक है। संविधान बनने में कितने लोगों ने योगदान दिया था, 300 लोगों ने योगदान दिया था। और गठन कब हुआ था संविधान सभा का, तो 1946 में। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1946 में। कह रहा है कि भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही। मतलब भारत का संविधान कैसा होगा और किस प्रकार का होगा, इसके लिए क्या किया गया, 3 साल तक कंटिन्यू बैठक होता रहा और 300 लोगों ने इसमें क्या किया, अपना योगदान दिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये क्या है, संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की जबरदस्त भावना थी, ठीक है। संविधान सभा में जो सदस्य लोग थे उनमें क्या था, यूनिटी बहुत जबरदस्त था। भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपरोक्त चित्र के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं, जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। ये पटेल जी हैं, ठीक है। देखिए, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को ट्रोल करना बहुत आसान है, ठीक है। अभी के समाज को, अभी के सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, अभी के आदमी जो छल प्रपंच से भरा हुआ है, इस तरह के आदमी को ध्यान में रखकर संविधान बनाना, 100 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा, 200 साल बाद कैसा समाज होगा, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर संविधान बनाए हैं। अभी आप बोल दीजिए कि नेहरू गलत है, गांधी गलत है, गोडसे महान है, वल्लभ भाई पटेल रहते तो ये होते वो होते, अगर मगर का कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। उस टाइम पीरियड में उन लोगों के पास कितना दिमाग था, ये देखिए। उनको पता था कि छुआछूत होगा तो उसके लिए आर्टिकल 17 ला दीजिए। उनको पता था कि
अमीर वर्ग जो है गरीब पे अत्याचार करेगा, उसके लिए उन्होंने कानून बनाया। उसके लिए उन सब बातों को निचोड़ करके, निचोड़ एकदम नहीं कहते हैं कि सुखा दिए, गन्ना का जब गन्ना डालते हैं उसमें रस निकालने के लिए पूरा उसका भूसी सुखा दिया जाता है। विचार विमर्श करके आपके लिए संविधान तैयार किए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। अपने अपने जगह पर गांधी भी महान है, पटेल भी महान है, सुभाष भी महान थे और नेहरू भी महान है। सब अपने अपने जगह पे सही हैं। उस टाइम पीरियड में क्या रही होगी, समय पे गधा को भी बाप कहा जाता है, तो इसका मतलब थोड़े कि गधा को पप्पा करने लगेंगे। समझ रहे हैं बात की गहराई को? तो वही सब बात है। चलिए आगे देखते हैं। इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है, हमारा है पढ़ने का काम। पढ़िए। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। क्या थी? कि हमारे देश में कई समुदाय रहते हैं, ठीक है। संविधान सभा के सदस्य जो थे उनको सबसे बड़ा जिम्मेदारी था क्या? कि सबको ध्यान में रखकर बात लिखना है। उनकी ना तो भाषा एक थी। हम भारत में रहते हैं, हर एक 1.5 किलोमीटर पर लैंग्वेज बदल जाता है। हर एक 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर एक घर के बाद धर्म बदल जाता है, और ना ही एक जैसी संस्कृति रहते हैं, ठीक है। कोई लुंगी पहनता है तो कोई धोती पहनता है, कोई टिक्का लगाता है तो कोई टोपी पहनता है, ठीक है। कोई कुछ मानता है तो कोई कुछ मानता है। तो ये डाइवर्सिटी है, ठीक है। ये क्या है? विविधता है। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारे देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद, अंग्रेज जो हमको आज़ाद करके गया है, नंगा भूखा छोड़ के गया था। देश किस कंडीशन में था, दंगे फसाद हो रहे थे, उसमें भी संविधान सभा का गठन करके सब कुछ करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कोई साधारण इंसान कर ही नहीं सकता है। हमारे जैसे, आप जैसे आदमी तो अजगर देख के भाग जाइएगा, नाग देख के भाग जाते हैं। अजगर तो बहुत बड़ी बात है। रात में जब सपना आएगा चौकी से गिर जाइएगा। तो उस कंडीशन में ये लोग इतना बढ़िया काम किए थे। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था, ठीक है। एक तरफ भारत और पाकिस्तान का क्या हो रहा था? बंटवारा हो रहा था। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगे, ठीक है। 565 देशी रियासत जो था वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि हम भारत में जाएं कि पाकिस्तान में जाएं। हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर सब अलग अलग राजा बनना चाह रहा था। बहुत तरह का बात था। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, ठीक है। संविधान सभा के जो सदस्य लोग थे उनके सामने ये सब क्या थे? मुद्दे थे। लेकिन उन्होंने अपने एक ऐतिहासिक दायित्व को, इस जो ऐतिहासिक दायित्व था, क्या दायित्व था? कि संविधान का निर्माण करना बहादुरी से पूरा किया और देश को ऐसा कल्याणशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता का महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया, ठीक है। ये देखिए, ये चित्र है बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, ठीक है। संविधान बनाने में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, आइए पढ़ते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर को। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग क्या आंसर दीजिएगा? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है? जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनके हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावे लोक सेवाओं में भी क्या करें? बढ़ चढ़कर शामिल हो, ठीक है। और ये देखिए, एक हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आपको यह बात पता नहीं होगा कि ये बाबा साहब अम्बेडकर जो है ये थे दलित, ठीक है, लेकिन ये कोट पहनते थे। वैसे दलित थे जो कोट पहनते थे, और ये अम्बेडकर जो है इनके गुरु का नाम है, ठीक है। कौन गुरु है गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये भी सच्चाई है कि दलितों को बहुत सताया गया था,
ठीक, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर कि किसी भी चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हो, उसको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इन सब बातों को ध्यान में रखकर क्या किया गया, संविधान बनाया गया। ठीक है, आगे के हिस्से में बहुत बातें हैं, उतना करने से कोई फ़ायदा है नहीं। जो काम की बातें हैं उसको अंडरलाइन करेंगे, उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आपसे सवाल में यह नहीं आएगा कि या जात व जात फलना और चिलना, कुछ नहीं आएगा। आपसे आएगा कि संविधान सभा का जनक कौन है, तो आपको भीमराव अम्बेडकर मारना ही है, चाहे आप किसी को अपना आदर्श क्यों ना मानते हो। ठीक है, चलिए आगे के हिस्से में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनमें इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया। ठीक है, संविधान का निर्माण तो किया ही, ठीक है, और जो दिक्कत हो रहा था उसको ध्यान में रखते हुए किन बातों पर चिंता किया गया है, उसके बारे में क्या कर रहा है आपको चिंता करना। देखिए, पहला है संघवाद। ठीक है, पहला क्या दिया हुआ है, संघवाद, फेडरलिज्म। ठीक है, संघवाद, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होनी चाहिए। ठीक है, देश में क्या होनी चाहिए, एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होनी चाहिए। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी सरकारें हैं। ठीक है, हमारे देश में क्या है, दो प्रकार का सरकार है तो तीन, लेकिन अभी दो का चर्चा किया गया है, तीन बताएंगे आपको आगे कि तीन कहाँ से है। देखिए यहीं पे दिया हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। आप कक्षा 7 में राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए हम बिहार में रहते हैं, ठीक है, हम कहाँ रहते हैं, अभी हम बिहार में हैं, तो यहाँ पर दो प्रकार की सरकारें हैं, है तो तीन, लेकिन बात दो का रहा है। देखिए, एक है हमारे नीतीश बाबू और एक है फकीर साहब मोदी जी, हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी, जो कह लीजिए इनको। ठीक है, बोलेंगे अपने आप को हिंदू करेंगे, लेकिन बोलेंगे कि फ़कीर हैं हम। अब फ़कीर कौन होता है, समझ ही सकते हैं। चलिए उन सब बातों पर गौर नहीं करते हैं। तो देखिए, हमारे देश में कितने प्रकार की सरकार है, तो तीन प्रकार की। एक है राज्य स्तर पर, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़े हैं। एक है केंद्र स्तर पर, मोदी जी के बारे में हम लोग कक्षा 8 में पढ़ेंगे। ठीक, कक्षा 7 में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, राज्य स्तर पर। और तीसरा स्तर कौन कौन सा है, तीसरा स्तर है आपका पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लेने लगे। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा है कि दिल्ली में बैठा व्यक्ति जो है कुछ वही फैसला ले, उस तरह का सिस्टम बनाया गया है। इसीलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सके। अब आपका लड़ाई बगल वाला से हो गया तो क्या कीजिएगा, दिल्ली जाइएगा, फैसला दिल्ली वाला सुनाएगा। इसके लिए क्या है, सरपंच साहब हैं, मतलब पंचायत स्तर पर। पंचायत वाला नहीं सुनेगा तो आ जाइए कोर्ट, आपका जो लोकल कोर्ट है वहाँ चले जाइए। ठीक है, वहाँ भी पहले जिला जाइएगा, वहाँ नहीं सुनेगा तो कहाँ जाइएगा, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तब दिल्ली पहुँचना। अभी दिल्ली मत पहुँच जाइए, लौट गए, चलिए लौट गए तो पढ़िए फिर। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दे पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि राज्य को जो है यह अधिकार दिया गया है कि कुछ मुद्दे पर फैसला लेने का। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को मानना पड़ता है। अगर कोई बात राष्ट्रीय महत्व का है, राष्ट्र के लिए है, तो उसमें से आपका बात नहीं चलेगा। आप राज्य हैं तो हैं, अपने घर पे हैं, आपको किसका बात मानना पड़ेगा, बाबू साहब का। बड़ा आदमी जो है, बड़ा आदमी कौन है, केंद्र सरकार, उसका बात आपको मानना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियाँ दी गई है जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। ठीक है,
मतलब बोल रहा है कि कुछ सूची दिया गया है और सूची में आपका स्तर भी दिया गया है कि कौन क्या क्या काम करेगा। ठीक है, संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि संघवाद में जो है राज्य जो है केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। ठीक है, उनको भी कहाँ से अधिकार मिलता है? तो संविधान ही उनको अधिकार और ताकत देता है। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। सब लोग जो है जो सभी स्तर की सरकार द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। ये किसके बारे में हम लोग पढ़ें? संघवाद के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे संसदीय शासन पद्धति के बारे में। क्लियर है? देखिए, सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप वोट नहीं डालिएगा, चलिए आप पढ़े नहीं हैं घर में बैठिए, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। आप अमीर हैं तो आप वोट दीजिएगा, जो गरीब है, जो खेत में काम करने वाला है, वह वोट नहीं देगा। संविधान यह नहीं कहता। संविधान कहता है कि भारत के जितने भी वयस्क नागरिक हैं, वयस्क नागरिक मतलब जो 18+ हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 साल वाला वोट देने चले जाएगा, वो बात नहीं है। 18+ होना चाहिए। 18+ वाले जितने भी लोग हैं वो उनको क्या है? वो वोट डालने का अधिकार है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे, कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्य जब रचना कर रहे थे संविधान का, तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इसमें न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, धर्म, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। सोचिए उनका लेवल सोचिए। संविधान सभा में जो सदस्य लोग थे उनका लेवल किस स्तर पर था। ठीक है, कि भविष्य की वो बातें उसी समय लिख रहे हैं। जैसे कि इलेक्शन होता है तो हम भी खड़े रहते हैं, आप भी खड़े रहते हैं, तो जो व्यक्ति पहले आता है वो वोट डालता है पहले आके। ऐसा नहीं है कि आप बाबू साहब हैं तो आप आगे चले जाइएगा। पुलिस वाला भी वहाँ रहता है सोटने के लिए। औरत मर्द का भी फर्क समाप्त हो जाता है। एक तरफ पुरुष लगा हुआ है, एक तरफ महिला भी लगी हुई है, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर बात कर रही है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। ठीक है, चुनाव में क्या होता है? सभी लोग की सीधी भूमिका होता है। आप वोट डालने जा रहे हैं तो आप किसी को चुनिएगा, ठीक है, तो आपका क्या है? भूमिका एकदम प्रेजेंट है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है। आपका मन है तो आप भी चुनाव में खड़े हो सकते हैं, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। चाहे आप ईमानदार हैं, चोर हैं, डकैत हैं, आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, फिर भी आप लड़ सकते हैं। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेही होता है, लेकिन आपको जनता के प्रति क्या होना चाहिए? जवाबदेही होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका ख्याल रखना चाहिए आपको। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, इसके बारे में आप इसी पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे। क्लियर है? अब देखिए, तीसरा पढ़ेंगे शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, शक्ति कैसे बटा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शक्तियों का बंटवारा। क्लियर है? संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। ठीक है, संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? 3। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, कौन कौन है सरकार के 3 अंग? सरकार के 3 अंग कौन कौन है? विधायिका, कार्यपालिका और कौन है? न्यायपालिका। ठीक, इनका अलग अलग काम रहेगा सबका। ये सरकार के क्या हैं? सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्लियर है यहाँ तक? विधायिका में क्या होता है? विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, विधायिका में कौन होते हैं? तो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालय की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। क्लियर है? सिंपल समझिए, जो कानून बनाएगा, ठीक है, बिना हेलमेट का आप चलिएगा
और आपको फाइन लगेगा, तो यह हेलमेट नहीं पहनकर चलने के लिए आपको फाइन लगाएगा, तो यह कौन लगाएगा? यह नियम कौन बनाएगा? विधायिका। इस कानून को पुलिस लागू करेगा, पुलिस पकड़कर आपके ऊपर फाइन करेगा कार्यपालिका। अगर गलत ढंग से आपको फाइन कर दिया है, आप कहाँ चले गए? न्यायालय। न्यायालय चले गए तो वहाँ आप समीक्षा करेगा न्यायालय। न्यायालय का काम क्या है? समीक्षा करना, फिर आपको न्याय देगा। समझ गए? कानून बनाने का काम विधायिका, कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका, समीक्षा करने का काम न्यायपालिका। क्लियर है? सिंपल शब्दों में समझ गए? चलिए, क्लियर है यहाँ तक? कोनो दिक्कत? चलिए, जिसके बारे में कह रहा है कि जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे, सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। कहता है कि सब एक दूसरे पर क्या करता है? संतुलन बना के रखता है। ठीक है, तभी तो न्याय मिल पाता है। तो सिंपल समझिए कि शक्ति का बंटवारा, सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम कानून बनाना, कार्यपालिका का काम कानून को लागू करना, न्यायपालिका का काम समीक्षा करना। क्लियर है यहाँ तक? और देखिए क्या कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों को भय था। किस बात का? डर था। भय मतलब डर था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर ना हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि पुलिस इतना पावरफुल हो जाए कि विधायिका कुछ कर ही ना पाए। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिनके जरिए शासन की कार्य शाखा द्वारा दी जाने वाली कार्रवाइयों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखिए, इसका मतलब राज्य सरकार से नहीं है। राज्य का मतलब राज्य सरकार से नहीं है। तब क्या है? जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तब हमें सरकार से विभिन्न अर्थ में लेते हैं। क्या लेते हैं? सरकार की जिम्मेदारियां होती है, कानून बनाना, कानून को लागू करना। लेकिन चुनाव के जरिए सरकार बदल सकती है। ठीक है, सरकार कैसे बदलेगी? चुनाव के द्वारा। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है, सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबा चैप्टर है लेकिन ये, चलिए 10 मिनट और पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या क्या देखे एक बार रिकॉल करते हैं। पहला संघवाद देखे, दूसरा संसदीय शासन पद्धति देखे और तीसरा शक्ति का बंटवारा देखे। अब देखिए मौलिक अधिकार। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम लोग? मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार, ठीक, देखिए मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। ठीक, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसको बोला जाता है? मौलिक अधिकार को। लेकिन आत्मा बोला जाता है प्रस्तावना को। ठीक, याद रखिएगा, बात हो रहा है अंतरात्मा। अंतरात्मा किसको बोलेंगे? मौलिक अधिकार को। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसीलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। ठीक है, लिखा हुआ अधिकार रहेगा तब ना, आप मुजबानी कुछ नहीं होता है। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। राज्य अगर मनमाना ढंग से कुछ अपना पावर दिखाएगा तो आपको मौलिक अधिकार क्या करेगा? आपको सुरक्षा देगा। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों की समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है आपका अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। याद रखिएगा, दोनों बात एक साथ पढ़ने से क्या होता है, आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। ठीक है, अब देखिए मौलिक अधिकार कितने हैं ये देखते हैं। पहला है समानता का अधिकार। ठीक, दूसरा क्या है?
स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। चलिए चैप्टर खत्म हो जाएगा अब। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? पहला है समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग क्या हैं? समान। अनुच्छेद 14 कहता है, इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश के कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, सबको कानून क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा बराबर। जितना अधिकार अमीर को है उतना गरीब को भी है, जितना पढ़े लिखे को है उतना मूर्ख को भी है। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 15 कह रहा है धर्म, जाति, लिंग या आधार पर किसी के भेदभाव नहीं किया जाएगा। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंचने का अधिकार है। ठीक है, कोई भी आदमी जा सकता है। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। यह किस में है? 17 में, अनुच्छेद 17 में। वो अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी। क्लियर है। अब दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, यह अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता है। आपको बोलने का आज़ादी है, सभा करने का आज़ादी है, संगठन बनाने का आज़ादी है, लेकिन शांतिपूर्वक। देश के किसी भी भाग में आने जाने का, रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार है। बिहार के यहाँ, झारखंड में जाके, उत्तर प्रदेश में जाकर छोले भटूरे बेच सकते हैं, दिल्ली में जाकर मूंगफली बेच सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और दिल्ली वाला भी यहाँ आकर व्यापार कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरी आश्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। ठीक है, मतलब जो 14 वर्ष के कम उम्र के हैं वो कारखाने में, होटल में, दुकान में, इस जगह पे काम नहीं कर सकते हैं। मानव व्यापार, खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता। आपको हम खरीद कर रख लें, हमको आप खरीद कर रख लीजिए, बंधुआ मजदूरी करवाइए, ज़बरदस्ती काम करवाइए, ये सब करता है तो आप अदालत जा सकते हैं। यह क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिक को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का क्या है? अधिकार है। ठीक है, आप हिंदू हैं, आप बदल के कोई और धर्म अपना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने धर्म में रहिए, अच्छा रहेगा। जो दूसरे धर्म में जाना क्या जरूरी है? अपना जो है अपना बढ़िया है, समझ गए। यह अधिकार दिया गया है तो अधिकार दे दिया है। अब सब अधिकार का जरूरी है आपको चेक करना कि अधिकार कैसा है, दिक्कत में पड़ जाइएगा। 5वां, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है, ईसाई मिशनरी खुलता है, कॉन्वेंट स्कूल खुलता है, समझ गई। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है कि राज्य मेरा मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर आप अदालत में जा सकते हैं। किसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको बोलते हैं आर्टिकल 32। ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर ने इसे ही संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की क्या कहा है? आत्मा। तो बात यहाँ पे फंसिएगा नहीं। अगर आपसे नॉर्मल पूछेगा कि संविधान की आत्मा क्या है, तो आपको क्या आंसर देना? प्रियम्बल, प्रस्तावना। लेकिन कह देगा कि अकॉर्डिंग टू भीमराव अम्बेडकर, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, और अंतरात्मा पूछेगा, संविधान की अंतरात्मा कौन है? क्या बोलिएगा? मौलिक अधिकार। अंतरात्मा, आत्मा से समझ गए। अगर नॉर्मल पूछेगा कि संविधान की हृदय और आत्मा, तो प्रस्तावना। अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और अंतरात्मा मौलिक अधिकार। चलिए, क्लियर है, कोई दिक्कत? 5वां देखिए, धर्मनिरपेक्षता। क्या है धर्मनिरपेक्षता? धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिस राज्य में अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे भारत में कोई धर्म नहीं है, सब धर्म समान है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। ठीक है, ये संविधान क्या कहता है कि ऐसा नहीं है। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। ठीक है, इतिहास ही तय कर देता है कि भारत का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं, वहाँ देश का बुनियादी स्वरूप बदल जाता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं। वहाँ लोकतंत्र बनाने की ज़रूरत के साथ ही एक नए संविधान की ज़रूरत भी पैदा हो गई थी। ठीक, फुटबॉल नहीं, सभी खेल में। जैसे IPL में इम्पैक्ट प्लेयर आया है, 11 की जगह पे 12 खिलाड़ी यूज होने लगा। बॉलिंग किसी और से करा दीजिए, बैटिंग किसी और से करा दीजिए, तो नियम भी बदल जाता है, खेल भी बदल जाता है।
ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है, लेकिन अभी आप इस बारे में ज़्यादा फिक्र ना करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से उनका अर्थ जान पाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको निरंतर पढ़ना पड़ेगा। यह चित्र क्या दर्शाता है? तो यह चित्र दर्शाता है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सभी सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री नेहरू हैं, दस्तावेज कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सबसे निचले चित्र दाएं से बाएं क्रम में जो लोग दिखाई दे रहे हैं, श्री जयराम दौलत राम, खाद्य मंत्री कृषि मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई, वित्त मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधानमंत्री तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े हैं। ठीक है, श्रम मंत्री कौन है? जगजीवन राम। पटेल साहब कौन थे? उप प्रधानमंत्री। जॉन मथाई कौन थे? जॉन मथाई वित्त मंत्री थे, प्रथम वित्त मंत्री जॉन मथाई। यह आप याद रखिएगा, इससे सवाल बनता है। ठीक है, इससे सवाल पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर है? आप समझ गए होंगे। देखिए, आपको 2 अनुच्छेद दिया गया है, ये दोनों अनुच्छेद एकदम याद रखना है। कौन कौन सा? अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 क्या कर रहा है? कार्यकारी शक्ति। ठीक, मंत्रिपरिषद में नेपाल अधिकार राज्य, कार्यकारी शक्ति। 35 भी दिया हुआ है, नेपाल के बारे में है। यह अभी ये सब चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको कितना अनुच्छेद बताया? पिछले अध्याय में बताए थे। आर्टिकल 14 बताया आपको, 15 बताया, 16 बताया, 17 बताया। ठीक, और अनुच्छेद 32 बताया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अनुच्छेद आप रिकॉल करते रहिए, बार बार देखते रहिए वीडियो को और पढ़ते रहिए। किताब पढ़िएगा, सब डाउट खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? अध्याय 2 में धर्मनिरपेक्षता की समझ। ठीक है, हम लोग किसको पढ़ेंगे? धर्मनिरपेक्षता की समझ को। धर्मनिरपेक्षता की समझ को हम लोग देखेंगे आराम से, एकदम कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आराम आराम से पढ़ते जाएंगे। और अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आ रही है तो क्या कीजिएगा? पहले अगर कर दिए हैं तो छोड़ दीजिए, दोबारा नहीं करना है। सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत, क्या परेशानी का सामना करना पड़ा है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद दोस्त।